नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ लिया था मैग्नेट के बारे में, जो बेसिक चीजें थी वो सीख रहे थे हम। और जो बेसिक डेफिनेशंस थी जो काम आने वाली, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, देन आगे चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे तो ये देखें चैप्टर बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से ही चलेगा, बस यहाँ पे थोड़े थोड़े नाम्स हैं जो चेंज होंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। अब आप ये देखें कि वहां आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आया था ऐसे, और आपने ये कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा इमेजिनरी कर्व होता है जिसके किसी पॉइंट पर आप क्या बनाते थे, टेंजेंट बनाते थे। तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन को बताती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती थी। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होते हैं, कर्व होते हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है। डेफिनेशन क्या होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली द कर्व्स टेंजेंट टू विच या टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। और उसी कर्व को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। सो फर्स्टली आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन को लिख लेते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लिखिए आप द कर्व टेंजेंट टू विच, है ना, उसके किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। इस कर्व को ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी में भी मैं बात करूंगा आपसे। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की। देखिए, जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलती जुलती ही है। क्लियर है। हाँ, सबसे पहले मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हटके है। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी उस टाइम आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज से, माइनस क्यू से, और कहां पे एंड होती है, प्लस क्यू चार्ज पे एंड होती है। इस तरह से ये कहा था आपने। वापस प्लस क्यू से माइनस क्यू पे नहीं आती, यानी वापस नहीं आ रही है, यानी प्लस क्यू से जाएंगी और माइनस क्यू पे जाएंगी, वापस प्लस क्यू से माइनस क्यू पे नहीं आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब क्या था कि जहां से शुरू होके वापस जाके और वापस लौट आना, ऐसा नहीं करती। कौन नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। बाहर मैग्नेट, बाहर मैग्नेट से बाहर या मैग्नेट के बाहर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, और उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो कहने का मतलब ये क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। यानी बार मैग्नेट की यदि आप बात कर रहे हैं, सो आपके पास ये बार मैग्नेट है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां होंगी, नॉर्थ से, और कहां पे आएंगी, साउथ पे, और अंदर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ के। ये बात क्लियर है।
किसी भी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। बाहर जिनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी ये क्या बन गया, एक क्लोज लूप। तो पहली प्रॉपर्टी, अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, है ना, पूछ लिया जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज नहीं थी। और यहां जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो आप क्या कहेंगे, दे फॉर्म्स ए क्लोज लूप, वो क्या बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती है। क्या दे, यानी किन की बात चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात चल रही है। फॉर्म क्या, क्लोज्ड लूप, यानी ये बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। और यही डिफरेंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। सेकंड हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के आउटसाइड तो किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, और इनसाइड किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर। लिख लें इसे भी, है ना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेटिक आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहां से कहां, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम किधर, नॉर्थ टू नॉर्थ पोल, यानी एन पोल टू एस पोल। एन किसके लिए लिखा है, नॉर्थ के लिए, और एस साउथ के लिए, है ना। एंड इनसाइड द मैग्नेट their direction is from S pole to N pole। ये बात समझ गए, यानी मैग्नेट के आउटसाइड तो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, और इनसाइड अपोजिट होती है, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये बात क्लियर हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, लिख लिया ये मैं, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थर्ड प्रॉपर्टी पे आइए। थर्ड प्रॉपर्टी वही, अब वो वैसी सी प्रॉपर्टी है जो कि आपको ये लगेगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ ली है ना। यानी आप किसी भी पॉइंट पर क्या बनाए, टेंजेंट बनाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, तो वो टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन बताएगी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। यानी आप कह सकते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। तो आप ये कह सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic field on that point, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पे आपको ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पे आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो आप इस पॉइंट पे क्या बना लें, टेंजेंट बना लें ये ऐसे,
वो टेंजेंट इस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो यही लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन देता है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है। क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करती यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये कहेंगे कि यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर कितनी, मान लो यदि इंटरसेक्ट, पहले तो आप लिखिए कि क्या, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। थर्ड में आप लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। इसका रीजन भी हम लिखेंगे, अभी पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती तो आप क्या आंसर देंगे, वो अभी मैं बात करता हूं आपसे। पहले फर्स्टली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, वो इंटरसेक्ट नहीं करते। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लिखिए, क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे मान लो यहां है, यहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो आप कहेंगे कि कौन सा फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां की फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगली आप प्रॉपर्टी, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ये वाला, क्योंकि यहां डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहां डेंसिटी क्या है, कम है ना। तो द डेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represent the strength of magnetic field। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आपको, मैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी में बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जितना आप ये कहें कि यूनिफॉर्म है, जैसे यहां कहा आपने ये है, ये लाइन है, ये इस तरह से है, कोई इतने पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और यदि ऐसे हैं, इस तरह की लाइनें बना रहे हैं, इनके बीच का गैप क्या है, बहुत यूनिफॉर्म है, बहुत कम का नाम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है, इतना, ये भी इतना, ये भी इतना, यूनिफॉर्म है, और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो वो फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। ये यदि बना दें आप ऐसे, तो ये भी फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म, और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो 6 में आप लिखिए, the magnetic field lines of uniform magnetic field is parallel to each other and at equal distance from each other, है ना। तो ये तो प्रॉपर्टीज थी। अब मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखा है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती वो, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिख लिया, लिखिए इसको।
ये लिख लिया। तो अब आइए आप क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती ये समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या आपका, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। तो इसमें लिखिए आप वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन आपका है वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect to each other, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। इसको समझने के लिए आप ये देखें, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है। यदि वो इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितनी टेंजेंट होंगी, एक टेंजेंट तो ये होगी और दूसरी टेंजेंट होगी ये। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दो हो जाएंगी, टू डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी। लेकिन एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आंसर क्या लिखेंगे, है ना। आंसर लिखिए क्या, at the point of intersection there will be two tangents। कितनी tangents हो जाएंगी, टू हो जाएंगी, and two tangents will represent two different directions of magnetic field at the same point, but at a point two different directions of magnetic field is not possible, इसलिए वो क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। राइट डाउन, देखिए जल्दी तो नोट कर लिया। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे तो मैग्नेट हमेशा मोनोपोल में आपने ये कहा कि मैग्नेट है वो हमेशा किसकी तरह से बिहेव करेगा, डाइपोल, हमेशा डाइपोल होता है, क्योंकि मोनोपोल तो होता ही नहीं है। हाँ इलेक्ट्रिक में जरूरी नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होंगे, दो मैग्नेटिक पोल होंगे, एक की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम और दूसरे की प्लस एम, या फिर कह सकते हो एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट में तो मोनोपोल होता ही नहीं है। चार्जेस में मोनोपोल हो सकता है, अकेला चार्ज हो सकता है, चार्ज आइसोलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं है टू पेयर्स में ही हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है और इलेक्ट्रिक में तो मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेट में तो ऑलवेज क्या करता है, डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट ऑलवेज क्या होता है, डाइपोल ही होता है। अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल को भी हम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर क्या लगता था, टॉर्क लगता था, और वो टॉर्क आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, पीई साइन थीटा। पी जहां पर उस डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, और थीटा था एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का। तो एग्जैक्टली जब हम आगे वैसे यहां भी डेरिवेशंस करेंगे सेम वैसे की वैसे, जब किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे भी क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को किस में अलाइन कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा।
तो जिस तरह से हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक में, उसी तरह से मैग्नेट में भी क्या होता है, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट होता है। वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया था, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि मैग्नेट ऑलवेज क्या होता है, डाइपोल ही होता है, और वो एक बार मैग्नेट है। जब उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे रखते हो तो उस पे भी क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, उस टॉर्क की कैलकुलेशंस तो हम उस टॉपिक के साथ में करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए फर्स्टली मैं आपको ये बताऊं कि आपने एक अभी जो 7th चैप्टर में आपका आरबीएससी का चैप्टर नंबर 7 और आपका सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज वाला, उसमें आपने पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वो टॉर्क कितना आया था, उस टॉर्क की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, NIA B sin थीटा, जहां पे n क्या था, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, I क्या था उससे फ्लो होने वाला करंट, A क्या था उसका एरिया, और B क्या था मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा था एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये आपने, इसी से मैं डिफाइन करूंगा, इसको डिफाइन करने पे जा रहा हूं, इसी से आ रहा हूं कि आपने ये पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप कहां पर, इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आया था। मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आपने डेरिवेशन आया था। इसी तरह से अब मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं। आपने ये देखा था क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो वैल्यू आई थी है, ये पीछे जो चैप्टर्स में सीखा वही वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहां जो डिफाइन करेंगे हम यहां, है ना, वो वैल्यू क्या आई थी, टॉर्क आया था PE sin थीटा, E जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। यदि हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद में पाते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो, मैग्नेटिक फील्ड था यहां जो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, चलो कोई नहीं, यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये साइन थीटा है ही। तो यहां कौन सा मोमेंट था, ये जो P था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, और यहां हम कौन से डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जिसको हम किससे कंपेयर करें, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करके क्या बोले, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, NIA, इसी वैल्यू को क्या कहा जाता है, M = NIA वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अभी तो आप स्केलर फॉर्म की बात करें, फिर वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे। ये जो वैल्यू है NIA, इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, इस वैल्यू को बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यानी आपको ये कह दिया जाए कोई कॉइल है जिसका एरिया A है और उससे फ्लो होने वाला करंट I है और नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, NIA। या नंबर ऑफ टर्न यदि सिंगल ही है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट और उस कॉइल के एरिया का प्रोडक्ट जो होता है वही उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, या शॉर्ट में हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कह देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डेफिनेशन है क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द कॉइल। यदि नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्न्स N है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना टाइम्स हो जाएगा, N टाइम हो जाएगा।
यहां से यदि हम यूनिट बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट की क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट होती नहीं है। करंट है इसकी यूनिट एम्पियर होती है और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहां से यूनिट भी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन में अभी बात करूंगा। यहाँ ये बहुत सारी बातें जो आपके बाद में आएंगी कि यूनिट ऐसे क्यों मान ली, तो यहां से यूनिट बनाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती। आई करंट है जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और ए एरिया है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसकी जो यूनिट है डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आपने ये कहा है कि करंट कैरिंग कॉइल के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय उस कॉइल का एरिया। ये डाइपोल मोमेंट है, यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट नहीं होती। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इसको डिफाइन करने के लिए इसको मैं क्या नाम दे दूं, एम नाम दे दूं, है ना। इसको यदि मैं एम नाम दे देता हूं तो हम ये कह सकते हैं ये जो है इसको क्या नाम दे दे, एम। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इसकी जगह एम लिखते ही एम बी साइन थीटा। सो टॉर्क, सो जो टॉर्क है यहां जो फॉर्मूला था किसी भी बार मैग्नेट पे, वो क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। अच्छा, इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, एम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो डायरेक्शन किसकी है, एरिया की है। खैर ये वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहां भी क्लियर हो जाएगा आपको। जो ये क्वांटिटी जो मैंने बताया है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो डायरेक्शन किसकी है, कॉइल के एरिया की। अब थोड़ी देर पहले जो आपने इक्वेशन लिखी थी ना, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, उसी इक्वेशन में मैंने एन आई ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है, एम बी साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। समझ गए ये बात। अब यहां देखो, अब मैं ये कहूं आपसे, ये कोई बार मैग्नेट है और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैपिटल एम है, और उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है थीटा एंगल पे, तो उस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा। अब मैं आपसे ये कह दूं, यदि यानी आपको ये कह दिया जाए थीटा की वैल्यू 90 है, यानी इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है। उसको क्या रखा गया है, बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के। बी मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे, ये वाला, और उस बार मैग्नेट को इसके क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है ना, यूनिट टेस्ला है, 1 टेस्ला है। 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। देन उस पे जो लगने वाला जो टॉर्क है वही क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये टॉर्क होता है किस पे लगने वाला, एक मैग्नेटिक डाइपोल पे लगने वाला। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेट डाइपोल ही होता है ऑलवेज, है ना। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, इसको डेफिनेशन यहां से आ गई। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क, टॉर्क होता है ना, टॉर्क acting on a bar magnet when it is placed perpendicular कैसे लिख दिया ये, इसके कारण perpendicular to magnetic field of कैसे स्ट्रेंथ, यूनिट स्ट्रेंथ,
यूनिट स्ट्रेंथ क्यों आ गया, ये जो दिख रहा है कि यूनिट स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये जो है आपको दिख नहीं रहा तो ये मैं बोल देता हूं क्या है, यूनिट स्ट्रेंथ है ना। यूनिट स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया जाए तो इस पे जो लगने वाला जो टॉर्क है इसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। हम बात करेंगे अभी हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का दूसरा अब है वो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसे कहते हैं, लिखिए इसको, देखिए ये तो लिख लिया होगा आपने, ये लिखिए। अब हम बात करेंगे किसी बार मैग्नेट का, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल के लिए तो निकालना आपके लिए इजी था। आई को किससे मल्टीप्लाई कर देते, ए से, और फिर उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन आई ए था ना। किसी बार मैग्नेट में करंट कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से निकालेंगे, जिस तरह से डाइपोल का आपने डाइपोल मोमेंट निकाला था, कौन से डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और यहां आप कौन से डाइपोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की। चैप्टर नंबर 1 में जब आपको बताया था ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने नाम दिया था 2a। ध्यान से सुना इस बात को। तब आपने इसका जो डाइपोल मोमेंट बताया था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको नाम दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a। क्लियर है। और इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा था आपने, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी। एग्जैक्टली मैग्नेट में भी हम डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट वो किस तरह से निकालेंगे, है ना। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, अभी आपने पढ़ा था ना कैपिटल एम से, है ना। भाई आपकी करंट कैरिंग कॉइल है वो भी तो एक मैग्नेट है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, करंट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके। वो भी मैग्नेट है, मैग्नेट है तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और बार मैग्नेट भी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, यहां तो आपके पास चार्जेस थे, लेकिन मैग्नेट के केस में क्या होते हैं आपके पास, माइनस एम यानी साउथ पोल, और दूसरा प्लस एम यानी नॉर्थ पोल। ऐसे ही होता है, ये एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, और इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 2l मान रहा हूं मैं, आप L वाले हिसाब से, यानी लास्ट में भी ये मानना दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है तो वो 2l है, वरना न्यूमेरिकल में गलतियां कर देंगे, क्योंकि कुछ बुक में L दी हुई है तो वो कैलकुलेशन सारी की सारी L के अकॉर्डिंग करता है। आप 2l मान रहे हैं, 2l इसलिए मान रहे हैं, इसमें 2a मानते थे ना ये। अब देखिए ये दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। अब इसमें डाइपोल मोमेंट में देखो, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चार्ज लिया जाता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या लिया जाएगा, किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ। वहां ये दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाती थी, यहां भी इन दोनों के बीच की क्या ली जाएगी, डिस्टेंस ली जाएगी। तो ये क्या होगा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किस तरह से, ये फॉर्मूला है, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either of one pole strength and distance between the poles। या सिंपल में ये फॉर्मूला ध्यान रखो, m इंटू 2l को ही बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। सेम यही है, बस चार्ज की जगह क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गया मैग्नेट के केस में, है ना। ये डायग्राम बना लीजिए, ये है ना। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा था मैं, जो कि चैप्टर नंबर किस में आया था, 1 में। यहां ध्यान रखिए ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर थी, जिसकी डायरेक्शन किधर कही थी आपने, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, और यहां इसकी डायरेक्शन किधर होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो आप ये कहेंगे
इट इज ए, ये देखो वेक्टर है, 12 डिस्टेंस भी क्या थी, वेक्टर लिखी थी, लास्ट लेक्चर में बताई थी मैंने। इफेक्टिव लेंथ क्या है, वेक्टर है ना। पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन is from north pole to south pole to north, south pole to north pole, साउथ के माइनस में होते हैं ना। हाँ, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताऊंगा मैं आगे, अब शायद आगे होंगे आप। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताने के लिए देखो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट आपने थोड़ी देर पहले इसी में लिखी थी। इसकी जो यूनिट है वो क्या लिखी थी, एम की, कैपिटल एम की। अभी पिछले टॉपिक इसी में, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब मुझे स्मॉल एम की यूनिट लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, मैंने कहा था वहां उस टॉपिक के साथ में बताऊंगा। स्मॉल एम क्या था, पोल स्ट्रेंथ, और उसकी यूनिट देखो यहां से पोल स्ट्रेंथ को आप लिखें यदि यूनिट के हिसाब से तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 12। कैपिटल एम की यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, एम्पियर इंटू मीटर। स्मॉल एम की यूनिट आपको यही बताई थी ना, वहां मैंने कहा यह याद कर लो, आगे क्लियर हो जाएगी आपको कि कैसे इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है। स्मॉल एम क्या था, पोल स्ट्रेंथ, और उसकी यूनिट मैंने आपको क्या लिखवाई थी, एम्पियर इंटू मीटर। इस तरह से आई, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से ये मीटर कैंसिल, क्या बचा, एम्पियर इंटू मीटर। तो स्मॉल एम यानी पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या लिखी थी आपने वहां डेफिनेशन के साथ में, एम्पियर इंटू मीटर, वो इस तरह से आई थी। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को देखेंगे। जब बार मैग्नेट को हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं कि उसका बार मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से चेंज होता है, यानी कैपिटल एम किस तरह से चेंज होता है। तो इसमें केसेस लिख लीजिए आप। पहला केस है ना, फर्स्ट केस, व्हेन बार मैग्नेट is divided into two equal parts along its length, यानी बार मैग्नेट को 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर लो और किसके अलोंग, उसकी लेंथ के अलोंग। तो देखो उसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से होगा। ये आपने कहा आपके पास में क्या है, बार मैग्नेट है ना, ये इसका मान लो कोई भी है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल जो भी, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m होगी और इसकी भी क्या होगी, m होगी। भाई एक की माइनस में होगी और दूसरे की प्लस में होगी, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, सेम। और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी, 12 मानी है आपने। ये मैग्नेटिक एक्सेस हो गया। अब देखो ये पोल्स, अब ये देखो आप ये कहें मैग्नेटिक पोल की हर एक की पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, इक्वल होती है ना पोल स्ट्रेंथ, लिखा था प्रॉपर्टी में। अब आप ये देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो आपको तो m क्या होगा, m इंटू 12। ये बात समझ में आ गई। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, इस तरह से कर दिया है ना, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद में इस तरह से लेंथ के अलोंग कट किया है इनको, तो लेंथ के अलोंग कट करोगे तो हर एक हिस्से की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। और दूसरा ये नीचे वाला ये बन गया, तो ये कितने पीसेज होंगे आपके पास, 2 पीसेज होंगे, दोनों की लेंथ क्या रहेगी, 12। पीछे की क्लास में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखाया था जहां लेंथ नहीं बदलती वहां पोल स्ट्रेंथ बदल जाती है। हर एक पीस की इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, m/2 और इसकी भी m/2
टू, m बाई टू, है ना, m बाई टू, यही रहेगी, है ना, एक की प्लस दूसरे की माइनस, ऐसे हम तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। आपके पास दो पीसेज होंगे, मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैपिटल M1 है और दूसरे का M2 है, तो M1 की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो इस पूरी बार मैग्नेट का, और ये इसको ऐसे कट कर लिया आपने और कितने पीसेज बन गए, टू पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखाया था जहां लेंथ नहीं बदलती वहां पीस टू किए हैं तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। तो हर एक की जो पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे पहले पीस का, तो क्या होगा, m बाई टू इंटू 12, या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल ml, और ml किसका हाफ है, इसका, देखो कैपिटल M का क्या है, हाफ है, ml को क्या लिख सकते, या फिर आप ये लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, कैपिटल M डिवाइडेड बाई टू, यानी पूरे मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट था इस पीस का उसका क्या हो गया, हाफ। सिमिलरली सेकंड वाले का भी क्या हो जाएगा, m बाई टू इंटू 12, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का यही तो फॉर्मूला है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, है ना, तो ये आ गया, ये भी कितना आया, m बाई टू। अब देखो यदि दूसरे केस में मैं ये कहता हूं कि बार मैग्नेट को, when bar magnet is divided into two equal parts perpendicular to its axis, यानी आपके पास बार मैग्नेट ये थी, है ना, ये बार मैग्नेट थी इस तरह से, और इसकी ये जो लेंथ है ये आप कह रहे हो कितनी है, 12, और ये जैसे मान लो इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी क्या है, m है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाला तो कितना है, m इज इक्वल्स टू क्या है, m इंटू 12। अब आपके पास दो पीसेज कर लिए आपने, और कैसे पीस किए हैं, इसकी लेंथ के अलोंग, इसके एक्सिस पे कैसे कट किया है, परपेंडिकुलर कट करोगे तो क्या बदल जाएगी, इसकी लेंथ बदल जाएगी, लेंथ हाफ हो जाएगी, पहले 2 थी इस कंप्लीट की और अब कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, देखो दो पीसेज बनेंगे तो दोनों में पोल तो दोनों ही होंगे, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, L होगी, और इसकी कितनी होगी, L होगी, पहले कितनी थी, 12 थी। और मैंने पीछे ये बताया था जहां लेंथ हाफ हो जाती है वहां पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा, यानी पोल स्ट्रेंथ और लेंथ में कोई एक ही बदलेगा, लास्ट लेक्चर में यही बात हुई थी। यहाँ क्या लेंथ बदल गई तो पोल स्ट्रेंथ देखो यहाँ हाफ हो रही थी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वही रहेगी, इस पोल की भी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वही रहेगी। जैसे ये पोल आपका साउथ कह दिया, ये नॉर्थ, इसी तरह से इसमें एक साउथ है और दूसरा नॉर्थ, वो कौन सा होगा वो आगे बात करेंगे। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, सेम, और इस दूसरे की भी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होंगी, सेम होगी। तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालें, इसका पहले वाले का इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, m इंटू डिस्टेंस L, m इंटू L क्या है, यही तो है, m इंटू L, सेम ये की ये भी तो m इंटू L ही तो था, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में, है ना, और जिसको आपने क्या लिखा था, m बाई टू, है ना। अब देखो ये भी कितना है, m, सेकंड भी क्या आएगा, सेकंड की भी क्या आएगी, m इंटू L, ये भी क्या होगा, m बाई टू। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, दो पीसेज किए हैं आपने, तो इसका पहले मैग्नेटिक मोमेंट था m कंप्लीट का, तो इसका कितना हो गया, m बाई टू, इसका भी क्या होगा, m बाई टू। अब इस तरह से दो पीसेज किए हैं तो भी इसका इस कंप्लीट का मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो इसका क्या हो जाएगा, m बाई टू, और इसका भी क्या हो जाएगा, m बाई टू। लेकिन यदि इस बार मैग्नेट को हम सेमी सर्कुलर शेप देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट
चेंज हो जाएगा, वो किस तरह से चेंज होगा वो देखते हैं। यहाँ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ ये देखना था, जब लेंथ के अलोंग काटते हो तो लेंथ नहीं बदलेगी, लेंथ उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन जब लेंथ नहीं बदलेगी तो वहां क्या बदलेगा? पोल स्ट्रेंथ। पहले टोटल m थी इनकी, तो ये क्या होगी? m/2 दोनों पीसेज की। और यहाँ यूं काटोगे तो क्या बदल जाएगी? लेंथ हाफ हो जाएगी। लेंथ हाफ होगी यानी एक लेंथ और पोल स्ट्रेंथ में कोई एक बदलेगा। लेंथ नहीं बदल रही है, लेंथ बदल रही है तो पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा। यहाँ पे लेंथ नहीं बदल रही है तो क्या बदलेगा? पोल स्ट्रेंथ बदलेगा। इस तरह से। अब जो थर्ड केस, ये दोनों केस लिख लिया आपने। फर्स्ट केस है व्हेन बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग इट्स लेंथ, और सेकंड है व्हेन बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ऐसे काटा है। थर्ड केस में जो मैं बात कर रहा हूं कि बार मैग्नेट है उसको हम बेंड कर रहे हैं, कैसे शेप में? सर्कुलर शेप में, सेमी सर्कुलर शेप में। तब हम बात करते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। ये नोट कर लिया, नोट करिए, है ना। बार मैग्नेट को आप कैसे शेप में? सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आप लिखने जा रहे हैं थर्ड केस इसका, व्हेन बार मैग्नेट इज मॉडिफाइड इनटू सेमी सर्कुलर शेप। व्हेन बार मैग्नेट, थर्ड में है व्हेन बार मैग्नेट इज मॉडिफाइड इनटू सेमी सर्कुलर शेप। यानी आप पीस नहीं कर रहे बल्कि उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। पीस करके देख लिया आपने, 2 पीस कर रहे थे आप ऐसे ही, तो हर एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? कैपिटल M/2, जबकि पूरी का क्या था? कैपिटल M। अब जैसे मान लो पहले आपके पास में बार मैग्नेट ये था, है ना, ये क्या था? मैग्नेटिक एक्सिस, और ये पोल मान लो साउथ है और ये पोल मान लो नॉर्थ है। दोनों की पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है जिसको आप कहते हो इफेक्टिव लेंथ, ये कितनी होती है? 12 होती है। ये बात भी क्लियर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट फिलहाल यदि आप निकालना चाहें तो ये आएगा क्या? m/12। ये बात भी समझ में आ गई। When it is modified into circular shape, सर्कुलर शेप में मॉडिफाई कर देंगे ये, तो ये ऐसे यू बन जाएगा, है ना। यहां एक पोल यहां आ जाएगा, जैसे मान लो आपने कहा साउथ पोल आ गया, और यहां आ गया आपका, यानी ये थी, इसको ऐसे यूं था, इसको ऐसे यूं मोड़ा गया है, और ये मोड़ते ही अब जो इफेक्टिव लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस साउथ और नॉर्थ के बीच की। देखो पोल स्ट्रेंथ तो इसकी भी m है और इसकी भी m है, बेंड किया है, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को आप क्या कहते थे? इफेक्टिव लेंथ। ये कितनी हो जाएगी? r ये और r ये, तो कितनी हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ? 2r हो जाएगी। बात समझ में आई? इफेक्टिव लेंथ होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, है ना, पोल्स के बीच के। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? इफेक्टिव लेंथ वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन मेजर होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। ये स्मॉल m है ना। पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? दोनों पोल्स की इक्वल होती है, ये स्मॉल m है ना। अब देखो, अब इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है मान लो बदल गया, m हो गया, वो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, यानी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ होगी या स्ट्रेट लेंथ? स्ट्रेट होगी, सीधी डिस्टेंस होगी। दोनों पोल्स के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वही क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ होती है। सो इफेक्टिव लेंथ है वो आप यहां से क्या लिखेंगे? 2r लिखेंगे। लेकिन यदि r को यदि आप लिखना चाहें यहां से, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? ये 12 है।
इस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, क्योंकि इसी को तो मोड़ा गया इस तरह से। ये जो लेंथ थी ये लेंथ किसमें बदली जा चुकी है, इस आर्क में बदली जा चुकी है, कि इसको टर्न कर दिया ऐसे। तो हम ये, और ये वैसे देखें तो किसकी, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। पूरे की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, पाई इंटू आर। और पाई आर की वैल्यू किसके इक्वल कर दें, देखो पाई आर की जो वैल्यू है उसको 12 की इक्वल कर दो, तो यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, आर की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई पाई, ये मिल जाएगा। अब ये रखने के बाद में जैसे आप यहां रखेंगे ये वैल्यू देखो m2, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई पाई, या फिर हम 2 को ऐसे ले लें m इंटू 12 डिवाइडेड बाई पाई। m इंटू 12 को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल M, तो 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल M। तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है, पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसका कितना टाइम बढ़ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई पाई टाइम बढ़ जाएगा। कब, जब बार मैग्नेट को कैसी शेप में बेंड कर दिया जाए, उसको बेंड कर दिया जाए। सो लिखिए, लिख लिया तो लिखिए, देखिए अगला थर्ड केस जो मैं बता रहा हूं कि आपको एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m1 गिवन है और दूसरे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m2 गिवन है, और मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बताया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ केस लिखिए, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी बताया था, F द बार मैग्नेटिक मोमेंट आप डाइपोल मोमेंट की कोई बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 बार magnets are m1 vector and m2 vector, and angle between them is theta, then resultant magnetic moment कितना होगा, resultant magnetic moment, है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा था दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यही कहा गया है, देखो एक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इधर है, जैसे यूं है, वो किसका है, बार मैग्नेट का, जैसे मान लो कैपिटल M1 है, और दूसरा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है इस तरह से, और दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल कहा आपने थीटा है। तो उनका जो रिजल्टेंट बार मैग्नेट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, वो मैं बोल देता हूं वेक्टर M, है ना, ये M2 है। तो M वेक्टर है, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, उसको लिख सकते हैं m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, ये उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। यानी आपके पास दो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन, एक m1 और दूसरा m2, दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन हो, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूला को काम में लेकर के हम निकाल सकते हैं, है ना, राइट हो।